जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे आनुवंशिक रोग यानी कि जेनेटिक डिसीज़। साथियों, ये एक ऐसी बीमारी होती है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होती है, ट्रांसफ़र होती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। तो वो बीमारी जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होती हैं, उन्हीं बीमारियों को हम आनुवंशिक रोग या जेनेटिक डिसीज़ कहते हैं। अब बात करते हैं कि जेनेटिक डिसीज़ या आनुवंशिक रोग कितने प्रकार के होते हैं। तो ये दो प्रकार के होते हैं साथियों। पहला आपको इधर दिख रहा है और दूसरा इस साइड में दिख रहा है। तो पहला है गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन के कारण होने वाले आनुवंशिक रोग। तो गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन के कारण होने वाले रोग कौन से होते हैं? आपको पता है, अगर हम मनुष्य की बात करें तो मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो मनुष्य में गुणसूत्र होते हैं साथियों 46। अगर हम इसे जोड़े में बताएं तो 23 जोड़ा गुणसूत्र मनुष्य में पाए जाते हैं। अब गुणसूत्रों की संख्या में क्या परिवर्तन होगा? इसका मतलब है किसी जोड़े में क्या होता है, एक गुणसूत्र या तो प्लस हो जाता है या फिर माइनस हो जाता है। तो किसी भी जोड़े में एक गुणसूत्र बढ़ जाता है या एक गुणसूत्र कम हो जाता है, और इसी के कारण क्या हो जाता है, मनुष्य में रोग हो जाता है। और गुणसूत्र एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जब जा रहे होते हैं तब ये काम होता है। इसीलिए इन बीमारियों को हम आनुवंशिक डिसीज़ के अंदर पढ़ते हैं। अब क्या होगा, अब हमारे अंदर गुणसूत्र होते हैं 46। अब अगर हमें जेनेटिक डिसीज़ है गुणसूत्र वाला, तो हमारे अंदर या तो गुणसूत्र 45 रह जाएंगे, कम हो जाएगा तो, या फिर कितने होंगे, 47 होंगे, 47 हो जाएंगे। तो यही है वो बीमारी का कारण कि अगर हमारे गुणसूत्र 46 की जगह 45 हो जाते हैं तब भी हमें गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन के कारण होने वाला आनुवंशिक रोग है, और अगर 47 हो जाते हैं फिर भी हमें वही आनुवंशिक रोग है। ठीक है साथियों, तो आज की क्लास में हम ये ज़रूर पढ़ेंगे अच्छे से, बिल्कुल डीपली, कि गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन के कारण कौन कौन से रोग होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहला नंबर है। अब दूसरे नंबर पर हम किसको पढ़ेंगे कि उत्परिवर्तन के कारण कौन कौन से आनुवंशिक रोग होते हैं। अब उत्परिवर्तन क्या होता है साथियों? तो उत्परिवर्तन होता है अचानक परिवर्तन। जब हमारे डीएनए में कोई अचानक परिवर्तन होता है, कोई म्यूटेशन होता है, उसके कारण भी हमें कुछ रोग हो जाते हैं, और उन रोगों को हम उत्परिवर्तन के कारण होने वाले आनुवंशिक रोग के अंदर पढ़ते हैं। और साथियों, आनुवंशिक रोग हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आने वाले पुलिस के एग्ज़ाम के लिए तो बहुत ही ज़्यादा। इसलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं और आनुवंशिक रोग को डिटेल से पढ़ते हैं। तो साथियों, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आनुवंशिक रोग जो जेनेटिक डिसीज़ हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने देख लिया था, हमारा पहला प्रकार होता है गुणसूत्र संख्या में परिवर्तन से होने वाले रोग, और हमारा दूसरा प्रकार होता है उत्परिवर्तन के कारण होने वाले रोग। अब हम पहले प्रकार को देख लेते हैं कि गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन के कारण कौन कौन से रोग होते हैं। तो एक होता है साथियों टर्नर सिंड्रोम। कौन सा होता है? टर्नर सिंड्रोम। अभी हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, एक गुणसूत्र कम हो जाता है। तो गुणसूत्र की संख्या इसमें कितनी होती है? 45। अगला है हमारा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। इसमें एक गुणसूत्र बढ़ जाता है और गुणसूत्र हो जाते हैं 47। अगला है पटाऊ सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, इसमें भी एक गुणसूत्र बढ़ जाता है। अगला है डाउन सिंड्रोम। इसमें भी एक गुणसूत्र बढ़ जाता है, 47 हो जाते हैं। और एडवर्ड सिंड्रोम, इसमें भी एक गुणसूत्र बढ़ जाता है। तो ये हैं साथियों हमारे सबसे पहले टर्नर, क्लाइनफेल्टर, पटाऊ, डाउन सिंड्रोम और एडवर्ड सिंड्रोम। ये 5 ऐसे आनुवंशिक रोग हैं जो गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन के कारण होते हैं, और आपको इनके नाम सुन के भी पता चल गया होगा कि इनसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही जाता है। अब है उत्परिवर्तन के कारण। उत्परिवर्तन के कारण क्या होता है? थैलेसेमिया। तो साथियों, उत्परिवर्तन के कारण थैलेसेमिया होता है, और इसमें क्या होता है, आरबीसी की कमी हो जाती है बॉडी में, आरबीसी की कमी। ठीक है, आरबीसी की कमी हो जाती है। एक होता है सिकल सेल एनीमिया। इसमें क्या होता है, जो हमारी गोल आरबीसी होती है वो हसिया के आकार की हो जाती है। ठीक है साथियों, एक होता है हीमोफीलिया को शाही रोग भी कहते हैं, और ये एक ऐसा रोग है हीमोफीलिया में जो रक्तस्राव है, यानी रुधिर
का थक्का नहीं बनता है, इसमें रुधिर रुकता नहीं है। ठीक है, अब क्यों नहीं रुकता है उसे हम आगे देख लेंगे। वर्णांधता, वर्णांधता क्या होती है, इसमें जो हरा रंग है, हरा और लाल, इसमें हम अंतर नहीं कर पाते, इनको स्पष्ट रूप से देख नहीं पाते। रंजकहीनता क्या होता है, इसमें हमारे अंदर मेलेनिन नहीं बनता है, मेलेनिन की कमी हो जाती है बॉडी में, मेलेनिन की कमी। अब ये क्यों होता है और कैसे होता है, अब हम इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे गुणसूत्र की संख्या में होने वाले रोगों को। सबसे पहले टर्नर, क्लाइनफेल्टर, पटाउ, डाउन और एडवर्ड सिंड्रोम को देखेंगे और उसके बाद देखेंगे उत्परिवर्तन से होने वाले रोग। साथियों, सबसे पहले हम गुणसूत्र संख्या में परिवर्तन के कारण होने वाले रोगों को देख लेते हैं। मुख्य रूप से मोटा मोटा उनमें क्या होता है, फिर थोड़ा डीप देख लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं साथियों, गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन से होने वाले आनुवंशिक रोगों को एक नज़र में देख लेते हैं। तो सबसे पहले है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम को समझने से पहले आपको एक चीज़ समझनी है कि महिला हो या पुरुष, उसमें पहले जो 22 जोड़े गुणसूत्र होते हैं वो सेम होते हैं। ठीक है, अंतर कहाँ होता है, 23वें जोड़े में। महिला में होते हैं XX, ये होते हैं फीमेल में, और XY किस में होते हैं साथियों, ये होते हैं मेल में। तो आप ये याद रखेंगे और इसी से आपको ये सारा खेल समझ में आ जाएगा। XX फीमेल में होते हैं और XY मेल में होते हैं। तो जो टर्नर सिंड्रोम में इसकी संख्या होती है 45, गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, 45। इसका मतलब है कि एक गुणसूत्र हमारा कम हुआ है, और ये किस में होता है, तो ये मादा में, ओनली फीमेल में होता है ये टर्नर सिंड्रोम, पुरुष में नहीं होता। अब इसमें क्या होता है, मोनोसोमी ऑफ 23rd क्रोमोसोम, जो 23वां जोड़ा होता है गुणसूत्र का, उसमें मोनोसोमी होती है, 2 गुणसूत्र की जगह एक ही होते हैं। तो इसमें महिला में क्या होता है, एक ही X होगा 23वें गुणसूत्र में। 23वां जो जोड़ा है ना उसमें XX होते हैं, इसमें एक ही X होता है, 23वें जोड़े में एक ही X होता है, और दूसरा क्या होता है, दूसरा जो जोड़े की जगह होता है वो खाली होता है। ठीक है साथियों, ये होती है मोनोसोमी। मोनोसोमी का मतलब 2 गुणसूत्र की जगह एक ही रह जाता है, और वो भी 23वें जोड़े में। तो आप ये याद रखेंगे कि टर्नर सिंड्रोम में महिला के अंदर होता है 45, इसमें गुणसूत्र होते हैं, एक गुणसूत्र की जो कमी होती है वो 23वें जोड़े में होती है। अगला है हमारा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर, और ये केवल पुरुष में होता है। क्लाइनफेल्टर किस में होता है, केवल पुरुष में। जो टर्नर है वो केवल महिला में, जो क्लाइनफेल्टर है वो केवल पुरुष में। आप ये समझ ले सकते हैं, आप साथियों अंतर ऐसे कर सकते हैं कि पुरुष एवरेज से देखा जाए तो महिला से लंबे ही होते हैं। तो जो क्लाइनफेल्टर है ये सिंड्रोम काफ़ी लंबा नाम है, तो ये पुरुष का होगा। ठीक है, अब पुरुष में क्या होता है, इसमें गुणसूत्र एक बढ़ जाता है, 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। अब 47 गुणसूत्र भी कहाँ होते हैं, तो ये भी 23वें जोड़े में होते हैं। किस में होते हैं, 23वें जोड़े में होते हैं। 23वें जोड़े में एक गुणसूत्र बढ़ जाता है और ये 47 होते हैं। अब इस गुणसूत्र कौन सा बढ़ता है, X बढ़ता है या Y बढ़ता है, ये मैं जब आगे क्लाइनफेल्टर पढ़ेंगे तभी समझेंगे, नहीं तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। पहले यहाँ समझें फिर वहाँ समझें। ठीक है, अब बात करते हैं साथियों पटाउ सिंड्रोम। जो पटाउ सिंड्रोम है इसमें भी 47 गुणसूत्र हो जाते हैं, एक गुणसूत्र बढ़ जाता है, और ये नर व मादा यानी मेल और फीमेल दोनों में हो जाता है। लेकिन ये साथियों मेल फीमेल दोनों में हो तो जाता है, लेकिन ये ट्राइसोमी होती है 13वें जोड़े में। जो 13वां जोड़ा होता है हमारा, वहाँ एक गुणसूत्र बढ़ता है। ठीक है, अब ये न तो X होगा न Y, क्योंकि X और Y तो हमारे 23वें जोड़े में ही होते हैं, बाकी के ये तो पहले 22 जोड़ों में ऑटोसोम्स होते हैं, एक जैसे गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, अगला है हमारा डाउन सिंड्रोम। इसमें भी 47 गुणसूत्र हो जाते हैं, और ये नर और मादा दोनों में हो जाता है, और इसमें 21वें जोड़े की क्या होती है, ट्राइसोमी होती है। एडवर्ड सिंड्रोम में भी 47 गुणसूत्र हो जाते हैं, ये भी नर और मादा दोनों में हो जाता है, और इसमें जो ट्राइसोमी होती है वो 18वें जोड़े की होती है। अब इसमें से आप समझे क्या साथियों, वो मैं आपको एक बार ढंग से बता देता हूँ। क्या समझे, टर्नर सिंड्रोम में आप याद रखेंगे कि भैया 45 गुणसूत्र होते हैं। एक टर्नर सिंड्रोम ही ऐसा है जिसमें गुणसूत्र कम हो रहा है, और टर्नर महिला में होता है, और इसमें 23वें गुणसूत्र में क्या हो रहा है, 23वें जोड़े में एक गुणसूत्र की कमी आ रही है। क्लाइनफेल्टर में आप ये याद रखेंगे कि क्लाइनफेल्टर, पटाउ, डाउन, एडवर्ड जितने भी बचे हैं इन सब में एक एक गुणसूत्र बढ़ता है, लेकिन क्लाइनफेल्टर के बारे में याद रखेंगे कि जो एक गुणसूत्र बढ़ रहा है वो 23वें जोड़े में बढ़ रहा है।
पटाऊ सिंड्रोम में बस ये याद रखेंगे कि बढ़ेगा तो सही, बस टर्नर को छोड़ के सब में एक एक बढ़ता है, और ये नर और मादा दोनों में होते हैं। और ये 13वां, इसमें जोड़ा आपको याद रखना है, ये पूछा जाता है कौन से जोड़े में गुणसूत्र बढ़ता है। तो पटाऊ सिंड्रोम में 13वें जोड़े में बढ़ता है, डाउन सिंड्रोम में हमारा 21वें जोड़े में बढ़ता है, और एडवर्ड सिंड्रोम में 18वें जोड़े में बढ़ता है। ठीक है साथियों, अब हम एक एक करके देख लेते हैं कि हमारा टर्नर सिंड्रोम क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं साथियों अपने टर्नर सिंड्रोम को। तो टर्नर सिंड्रोम के बारे में हम देख चुके थे, ये महिला में पाया जाता है। यहाँ आप महिला का फोटो भी लगाया है, एक पोर्ट्रेट उसका। तो गुणसूत्र इसमें कितने होते हैं? 45 होते हैं। ये केवल किस में होता है? तो फीमेल में होता है। मोनोसोमी किसकी होती है, यानी एक गुणसूत्र कम होता है, तो कौन सा होता है? तो साथियों 23वें जोड़े में होता है। और वो क्या होता है? ये वाला होता है कि 2 एक्स होने चाहिए महिला में, लेकिन एक ही एक्स पाया जाता है, और एक एक्स की जगह क्या होता है? कुछ नहीं होता, खाली होता है, एक एक्स पाया जाता है। अब आप समझेंगे कि 2 गुणसूत्र मिलकर महिला को पूरी महिला बनाते हैं, और अगर इसमें एक एक्स गुणसूत्र की कमी हो रही है तो ये महिला पूरी तरह से महिला नहीं होगी। इसमें क्या कमी होगी? तो लक्षण क्या है इसके? इसमें स्तनों का विकास नहीं होगा। जो महिला नारीत्व का जो मुख्य लक्षण है ना, स्तनों का विकास, वो नहीं होगा। तो साथियों इनके जो स्तन है वो अल्प विकसित होंगे। और दूसरा, मासिक धर्म अनुपस्थित होगा, या तो होगा ही नहीं, या फिर अनियमित होगा। ये होता है हमारा टर्नर सिंड्रोम। एक बार और समझ लें, जो टर्नर सिंड्रोम है उसमें गुणसूत्र 45 होते हैं, केवल महिला में होता है। 23वें जोड़े में एक एक्स होता है, बस एक एक्स गुणसूत्र की कमी होती है, जिसके कारण महिलाओं में स्तनों का विकास कम होता है। मासिक धर्म या तो अनुपस्थित होता है या अनियमित होता है। ये है साथियों हमारा टर्नर सिंड्रोम। अब अगला देखते हैं हमारा, अगला है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। अगला है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ये साथियों पुरुष में होता है। किस में होता है? पुरुष में। ये हमने देख लिया था। तो इसमें गुणसूत्र एक बढ़ जाता है, 47 हो जाते हैं, केवल मेल नर में होता है। और इसमें ट्राइसोमी होती है, किसमें? 44 तो सेम होते हैं, 22 जोड़े तो सेम होते हैं, लेकिन जो 23वां जोड़ा है हमारा, उसमें ट्राइसोमी होती है एक गुणसूत्र की, और वो कौन सा बढ़ जाता है? एक्स बढ़ जाता है। इसमें 2 एक्स होते हैं और 1 वाई होता है। इसका मतलब क्या है? पुरुष तो ये है, इसमें एक्स वाई तो है, लेकिन प्लस में 1 एक्स एक्स्ट्रा जुड़ गया है इसमें। अब एक्स गुणसूत्र अगर एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा तो साथियों इस पुरुष में महिला के लक्षण होने चाहिए, क्योंकि महिला का ही तो होता है एक्स गुणसूत्र, तो इसमें महिला के लक्षण होने चाहिए। तो इसमें क्या होता है? एक एक्स गुणसूत्र की अधिकता हो जाती है, और लक्षण क्या होते हैं? नर में स्तनों का विकास होता है। नर तो जैसा होता है वैसा होता है, लेकिन यहाँ इसमें स्तनों का विकास महिला की तरह हो जाता है, एक्स्ट्रा डेवलपमेंट हो जाता है स्तनों का, क्योंकि उसमें एक एक्स गुणसूत्र अधिक है साथियों। तो ये होता है हमारा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है हमारा पटाऊ सिंड्रोम। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है साथियों, पटाऊ सिंड्रोम। अब इसमें क्या होता है? गुणसूत्र 47 हो जाते हैं, एक बढ़ जाता है, बस टर्नर को छोड़ के सब में बढ़ता है, टर्नर में एक कम होता है, और ये नर और मादा दोनों में हो सकता है। तो साथियों जो पटाऊ सिंड्रोम है इसमें ट्राइसोमी होती है, यानी एक गुणसूत्र बढ़ रहा है, जोड़े में 3 हो जाएंगे, ट्राइसोमी हो जाएगी। साथियों इसका दूसरा नाम क्या है? ट्राइसोमी ऑफ 13 बोला जाता है। इसका दूसरा नाम ही है ट्राइसोमी ऑफ 13। आपके लिए एग्जाम में ये भी आ सकता है कि ट्राइसोमी ऑफ 13 किसे कहते हैं? तो ये पटाऊ सिंड्रोम को कहते हैं। तो इसमें क्या होता है? 13वें जोड़े में एक गुणसूत्र बढ़ जाता है। जब 13वें जोड़े में एक गुणसूत्र बढ़ जाएगा तो 46 की जगह टोटल 47 हो जाएंगे। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? जो ब्रेन है साथियों हमारा, इसका लेस डेवलपमेंट होता है, ब्रेन का लेस डेवलपमेंट, कम डेवलपमेंट होता है। एक इसमें कान अलग टाइप के दिखते हैं हमारे, ठीक है, और एक इसमें तालू या होठ, जो तालू है हमारा प्लस होठ, होठ बोलो या ओंठ बोलो साथियों, ओंठ भी बोल देते हैं, ये हमारे फटे हुए होते हैं, जैसा कि आपको यहाँ चित्र में दिख रहा है। तो ये होता है हमारा पटाऊ सिंड्रोम। और इन बच्चों की उम्र ज़्यादा नहीं होती, अगर जीते भी हैं तो बहुत बीमारी के साथ, बहुत विकृतियों के साथ जीते हैं। ज़्यादातर बच्चे 1 या 2 साल के अंदर मर जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला डिसीज है हमारा डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम का दूसरा नाम मंगोलिज्म भी है, आप इसे याद रखेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आता है, किस सिंड्रोम को मंगोलिज्म कहते हैं? तो इसमें भी गुणसूत्र कितने हो जाते हैं? 47। लेकिन इसका एक नाम और है, इसको ट्राइसोमी ऑफ 21 बोलते हैं।
ट्राइसोमी ऑफ 21 के नाम से भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। और ये भी साथियों नर और मादा दोनों में होता है, नर और मादा दोनों में। अब इसके लक्षण क्या हैं? इसमें मंगोलिज्म आ जाता है, मंगोलों जैसे हो जाते हैं हम। इसमें हमारी हाइट हो जाती है बहुत कम, नोज नाक हो जाती है बिल्कुल फ्लैट, जो हमारा माथा है साथियों वो बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक है, जो माथा है वो बहुत बड़ा हो जाता है, आंखें हमारी छोटी और गर्दन भी छोटी हो जाती है। गर्दन नहीं साथियों, ये गर्दन है। ठीक है, तो डाउन सिंड्रोम होता है, उसका दूसरा नाम ही मंगोलिज्म है, यानी कि जो हमारी शक्ल है वो मंगोलों जैसी हो जाती है, आंखें छोटी हो जाती हैं और उभरी हुई हो जाती हैं, नाक फ्लैट हो जाती है, हाइट कम होती है, आंखें छोटी होती हैं, गर्दन छोटी होती है। ये मंगोलिज्म के लक्षण हैं। ठीक है, और इस बीमारी को हम डाउन सिंड्रोम कहते हैं, डाउन सिंड्रोम। और इसका दूसरा नाम है ट्राइसोमी ऑफ 21। इसमें 21वें जोड़े में एक गुणसूत्र बढ़ जाता है। अगली बीमारी है हमारी एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम, अब एडवर्ड सिंड्रोम क्या होता है? इसमें भी साथियों 47 गुणसूत्र हो जाते हैं, ये भी नर और मादा दोनों में होता है। इसे बोलते हैं ट्राइसोमी ऑफ 18th क्रोमोसोम। इसमें 18वें जोड़े में हमारा क्या होता है? क्रोमोसोम बढ़ जाता है, इसीलिए इसे ट्राइसोमी ऑफ 18th बोलते हैं। तो 18वें जोड़े में एक गुणसूत्र इसमें बढ़ जाता है, टोटल 46 की जगह 47 हो जाते हैं। अब इन बच्चों में साथियों हार्ट के विकार आते हैं। किसके? हार्ट के विकार होते हैं, पहले से किडनी के विकार होते हैं। और इनकी जो शक्ल होती है, चेहरा और सर, वो अलग होता है, असामान्य होता है। चेहरा और सर दोनों ही कैसे होते हैं? असामान्य होते हैं। और ये बच्चे भी बहुत लंबा जीवन नहीं जीते हैं, और इसको बोलते हैं हम एडवर्ड सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, एक बार दोबारा देख लीजिए। हमें हृदय के रोग पहले से ही होते हैं, हमें किडनी के विकार पहले से ही होते हैं, ये हमारे अल्प विकसित होते हैं या अच्छे से काम नहीं करते। इसमें हमारा जो सिर है साथियों, सिर और चेहरा दोनों कैसे होते हैं? तो सिर और चेहरा दोनों असामान्य होते हैं, असामान्य। ठीक है, और ये होता है हमारा एडवर्ड सिंड्रोम, ये आप याद रखेंगे। अब हमारे 5 सिंड्रोम हो गए, टर्नर, क्लाइनफेल्टर, डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम और एडवर्ड सिंड्रोम। अब हम देखते हैं उत्परिवर्तन से होने वाली बीमारियों को। तो साथियों उत्परिवर्तन से कौन कौन सी बीमारी होती हैं, हम थोड़ा सा तेजी से समझ लेते हैं। तो उत्परिवर्तन के कारण होने वाले रोग, एक है थैलेसेमिया। थैलेसीमिया में क्या होता है? हमारे शरीर में आरबीसी की कमी हो जाती है। क्वेश्चन आपका यहाँ से भी बन सकता है एग्जाम में, लेकिन हम इन्हें थोड़ा डीप भी देखेंगे। एक होता है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया, इसमें जो हमारी आरबीसी होती है ना, आरबीसी रेड ब्लड सेल जो होती है वो साथियों हंसिया के आकार की हो जाती है। अगला है हमारा हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में रुधिर का थक्का नहीं बनता और रुधिर चोट लगने पर बहता ही रहता है। अगला है हमारा बरड़ांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस। इसमें हम लाल और हरे रंग को स्पष्ट नहीं देख सकते, उनमें अंतर नहीं कर सकते। एक है साथियों रंजकहीनता, एल्बिनिज्म। इसमें क्या होता है? हमारी बॉडी में मेलेनिन बढ़क नहीं बनता, जिसके कारण हमारे शरीर में जो बाल हैं, आइरिस है, पलकें हैं, भौएं हैं, हमारी कोई काली नहीं होती, सब सफ़ेद होती हैं, भूरी होती हैं। ठीक है, तो ये उत्परिवर्तन से होने वाले रोग हैं। अब हम एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहले हम थैलेसीमिया को देखते हैं। ठीक है, तो साथियों सबसे पहला है हमारा थैलेसीमिया। ये आपको चित्र देखकर ही पता चल जाएगा। इसमें क्या होता है? ये हमारी नॉर्मल आरबीसी हैं। ये मान लीजिए नॉर्मल अगर हमारी इतनी आरबीसी हैं तो यहाँ आरबीसी क्या हो जाती हैं? घट जाती हैं। आरबीसी की क्या कमी हो जाती है? कमी हो जाती है। हमारी नॉर्मल सेल है जिसमें आरबीसी दिखाई गई हैं, और यहाँ पे ये हमारी थैलेसीमिया वाली सेल है जिसमें हमारी आरबीसी घट गई हैं। तो ये बीमारी उत्परिवर्तन के कारण होती है। इसमें हीमोग्लोबिन की जो बीटा श्रृंखला है साथियों, ये नहीं बनती। हीमोग्लोबिन की बीटा श्रृंखला नहीं बनती, जिससे हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन नहीं बनता। हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तो हमारी आरबीसी भी कम हो जाती है, जो हमें चित्र से ही समझ में आ गया। इस बीमारी को एक नाम और है जो एग्जाम में पूछा जाता है। इसे साथियों मेडिटेरियन एनीमिया भी कहते हैं, भूमध्य सागरीय एनीमिया। ठीक है, एक बार जल्दी से बता देता हूँ। थैलेसीमिया में जो मेन क्या होता है, तो इसमें हमारी बॉडी में आरबीसी की कमी हो जाती है। इसे भूमध्य सागरीय एनीमिया भी कहते हैं, ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला समझ लेते हैं अपना। अगली बीमारी है हमारी सिकल सेल एनीमिया। साथियों आप यहीं से समझ सकते हैं, ये हमारी नॉर्मल आरबीसी है। क्या है? नॉर्मल आरबीसी। लेकिन आरबीसी में क्या हो जाता है कि इसकी शेप चेंज होके हंसिया के आकार की हो जाती है। ये देख रहे हैं आप, हंसिया के आकार की हो गई, और ये हो जाती है हमारी सिकल सेल, हंसिया के आकार की सेल। बस इस बीमारी में यही होता है।
उत्परिवर्तन के कारण इस बीमारी में हीमोग्लोबिन असामान्य हो जाता है और आरबीसी हंसिया के आकार की हो जाती है। इसके रोगी को प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, साथियों जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम होता है उसके द्वारा हमें मलेरिया हो जाता है, लेकिन जिस व्यक्ति को पहले से ही सिकल सेल एनीमिया है ना, उसको ये मलेरिया नहीं हो सकता। तो दोबारा से इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट यही रहेंगे कि इसमें जो आरबीसी है वो हंसियाकार हो जाती है, सिकल सेल हो जाती है, ठीक है, और इसके व्यक्ति को मलेरिया नहीं होता प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के द्वारा। ये है हमारी सिकल सेल एनीमिया। अगला देखते हैं, अगली बीमारी है हमारी हीमोफीलिया। हीमोफीलिया साथियों, ये यहाँ इंग्लिश में लिखना था। तो हीमोफीलिया क्या होता है, इसमें जो हमारा रुधिर है ना, अगर हमारे एक बार चोट लग गई और खून बहना शुरू हो गया तो वो खून बहना बंद ही नहीं होता। इसका कारण क्या होता है, क्योंकि हमारे खून को जमाने में 8 फैक्टर काम करते हैं। तो उत्परिवर्तन के कारण ऐसा हो जाता है कि हमारे जो रुधिर को जमाने वाले, थक्का बनाने वाला जो फैक्टर नंबर 8 होता है, कारक 8वां होता है, वो नहीं बनता इसमें, जिससे हमारा ब्लड क्लोट यानी कि रुधिर का थक्का नहीं बनता। और रुधिर का थक्का नहीं बनता तो क्या है, खून बहता ही रहता है। यह बीमारी केवल नर में होती है, आपको ये और याद रखना है। हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी है, ये केवल मेल में होती है, मादा में होती तो है लेकिन उन्हें परेशान नहीं करती, उनके अंदर ये वाहक का काम करती है। अगर उनके अंदर हीमोफीलिया है तो इसका असर उस महिला पर नहीं होगा जिसमें हीमोफीलिया होगा, लेकिन ये अगली पीढ़ी में इस हीमोफीलिया को भेज सकती हैं, ठीक है। तो ये केवल वाहक का काम करती हैं, वॉक नहीं साथियों, वाहक है, ये वाहक का काम करती हैं, ठीक है। हीमोफीलिया को शाही रोग, रॉयल डिसीज़ भी कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, किस रोग को शाही रोग यानी कि रॉयल डिसीज़ कहते हैं, तो हीमोफीलिया को। हीमोफीलिया में क्या होता है, तो खून जमाने वाला जो 8वां कारक है वो इसमें नहीं बनता है, और ये बीमारी केवल मनुष्य में होती है, नर में, मादा में नहीं होती। मादा केवल वाहक का काम करती हैं। ये आप एक नॉर्मल सेल देख रहे हैं, ठीक है। अगर आपको हीमोफीलिया हुआ है तो ब्लड गिरना शुरू हो जाता है यहाँ से, और ब्लड ये गिरता ही रहता है, गिरता ही रहता है अंत तक, क्योंकि यहाँ पे जाला या थक्का नहीं बनता रुधिर का। ये बीमारी होती है हीमोफीलिया। आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारा वर्णांधता। वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस। पहले हम इसे चित्र से समझते हैं। तो साथियों हमारी आँख के अंदर 2 चीज़ें पाई जाती हैं, एक पाई जाती है रॉड और एक पाए जाते हैं शंकु। रॉड का काम होता है ब्लैक एंड वाइट चीज़ को दिखाना, काली और सफ़ेद चीज़ को दिखाना, ठीक है, और शंकु का काम होता है हमें रंग दिखाना। तो इस वर्णांधता में आप दोनों चित्र देख सकते हैं। जो दिक्कत आ रही है वो कहाँ रही है, इस हरे रंग में और इस लाल रंग में। हरे रंग को और लाल रंग को नहीं देख सकते हैं, बस यही वर्णांधता है। नॉर्मल आंख हमारी हरे और लाल रंग को देख सकती है, लेकिन जिसके कलर ब्लाइंडनेस है, वर्णांधता है, उसमें हरे और लाल रंग को नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते, क्योंकि उसमें हरा रंग और लाल रंग जो शंकु हैं साथियों ये नहीं बनते, यानी कि हरा रंग और लाल रंग देखने वाले शंकु नहीं बनते हमारी आंख में। यही कारण होता है कलर ब्लाइंडनेस का। तो उत्परिवर्तन के कारण आँख में लाल और हरे रंग के शंकु यानी कोन नहीं बनते, जिससे लाल रंग और हरा रंग दिखाई नहीं देता। नर में व मादा में दोनों में हो जाता है, परंतु नर में ये ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। ये साथियों एक मात्रा वाली में है, नर में ये ज़्यादा देखने को मिलता है। अब वर्णांधता उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, एक बार और समझा देता हूँ। उत्परिवर्तन के कारण आँख में लाल और हरे रंग के शंकु यानी कि कोन नहीं बनते, जिससे लाल और हरे रंग में अंतर दिखाई नहीं देता और ये रंग हमको स्पष्ट दिखाई नहीं देते। ये बीमारी नर में ज़्यादा होती है, ठीक है। वैसे दोनों में होती है लेकिन नर में थोड़ी ज़्यादा होती है। अगला है हमारा साथ रंजकहीनता। रंजकहीनता, एल्बिनिज्म। एल्बिनिज्म क्या होता है, अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। एल्बिनिज्म एक ऐसी बीमारी है जिसमें, एल्बिनिज्म यानी कि रंजकहीनता ऐसी बीमारी है जिसमें हमारी बॉडी में मिलेनिन नहीं बनता साथियों, मिलेनिन बिल्कुल नहीं बनता। अब जब मिलेनिन बिल्कुल नहीं बनेगा, हमारी भौहें साथियों, ठीक है, हमारे बाल, हमारी पलकों के बाल, हमारी आइरिस, कुछ भी काला नहीं होता। सारे बाल, सारी चीज़ें हमारी कैसी होती हैं, सफ़ेद या भूरी। तो उत्परिवर्तन के कारण मिलेनिन वर्णक नहीं बनेगा, जिससे त्वचा, बाल, पुतली काले नहीं होंगे। कल नहीं साथियों, एक काले है, काले नहीं होते हैं, और इसी बीमारी को कहते हैं हम रंजकहीनता या एल्बिनिज्म, ठीक है साथियों। तो साथियों आज हमने अपनी क्लास में
आनुवंशिक रोगों को बहुत अच्छे से समझा है, बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। मुझे लगता है कि शायद क्लास थोड़ी सी लंबी हो गई है, इससे छोटी में भी समझाया जा सकता था, लेकिन अगर आपको समझना है तो क्लास में बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर एक बार में समझ में ना आए तो साथियों आप वीडियो को दोबारा देख लेना, और ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी सभी एग्ज़ाम के लिए। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।